हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल साइंटिफिक व्यू ऑफ स्टडी। आज की टीजीटी साइंस क्लास 1 हम आज पहली क्लास लेकर आए हैं यूट्यूब पर। ये देखिए, थोड़ा सा आपको ये देखना है इसके अंदर। सबसे पहले टीजीटी साइंस में आपके सिलेबस के बेसिस हमने एक कुछ वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं जो आप सिलेबस पर बिल्कुल जो सिलेबस दिया हुआ उसी के सीक्वेंस के आधार पर आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। वो कंसेप्ट होगा, वो लॉजिक होगा, वो चीज़ जो आपके सिलेबस पर आ जाता है और बहुत ही डीपली ये वीडियो को प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज़ सब्सक्राइब इन माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले आज हमारी क्या है, ये पहली क्लास है, क्लास 1 है। इसे आपका रेस्पॉन्स देना है और आपको बताना है क्लास कैसी लगी। आज की वीडियो में हम आपको बहुत अधिक से अधिक बेहतरीन क्वालिटी देने की बात करेंगे। चलो सबसे पहले हम टीजीटी साइंस के सिलेबस पर बात कर लेते हैं। तो सिलेबस देखिए, पहले सिलेबस क्या है देखिए, आपके सामने सिलेबस दिया हुआ है। ये टीजीटी साइंस का सिलेबस दिया, मैं बड़ा कर देता हूँ और इसे ये देखिए। तो फिजिक्स में, भौतिकी में आपके सामने सिलेबस दे रखा है, ये दिया हुआ है जहाँ पर एसआई पद्धति में मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, और ये आपका इकाइयों का एक पद्धति से दूरी पद्धति में परिवर्तन, विमीय विधि से समीकरणों का सत्यापन, अदिश एवं सदिश राशियाँ जो आपकी मति एवं बल इससे संबंधित हम आपको क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल सीक्वेंस से आधारित होंगे। तो अब देखिए, अब हम क्या चलते हैं, अपनी वीडियो पर चलते हैं। हम वीडियो पर चलेंगे। अब आगे देखिए, हमारी वीडियो कहाँ गया। ओके, तो अब हम अपनी वीडियो पर चलते हैं। ओके, वीडियो पर तो अभी जो हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम क्या करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी आपको। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम विज्ञान का सामान्य परिचय में बात कर लेते हैं कि विज्ञान, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस, कि विज्ञान है क्या, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपके सामने जो दिया हुआ है कंसेप्ट दिया हुआ है कि विज्ञान शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द साइंस का हिंदी रूपांतर है, जो कि किसका, लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया, इसे थोड़ा हटा देता हूँ, आपको दिखेगा, ठीक है। जो लैटिन साइंटिया है, इसके से व्युत्पन्न हुआ है और जिसका अर्थ है जानना। क्या कहते हैं, टू नो, जानना, इसका अर्थ है जानना। ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट था। कभी कभी पूछ लेता है कि जी भाषा कौन सी भाषा से है, लैटिन भाषा शब्द है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि लैटिन भाषा का शब्द है, साइंटिया शब्द से निकला है, उसे उत्पन्न हुआ है और इसका अर्थ क्या है, जानना है। ओके, तो ये तो एक इंट्रोडक्शन था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब विज्ञान की विषय वस्तु क्या है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइंस। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एक थोड़ा सा कंसेप्ट है कि विज्ञान में प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, विज्ञान में नेचर का अध्ययन किया जाता है। हम आपको बता दें कि साइंस किसी घटना को, साइंस में कोई घटना न होती है, बस केवल साइंस क्या करती है, किसी घटना के होने का लॉजिक प्रोवाइड करती है। ओके, लॉजिक प्रोवाइड करती है। साइंस किसी घटना को नहीं तो कर सकती है और नहीं उसे रोक, मतलब चीज़ का मतलब साइंस का ये है कि साइंस में हम कहना चाहते हैं कि घटना घट रही है तो उसमें केवल लॉजिक को करती है कि ये घटना इस तरीके से घट रही है। ये हमारा साइंस के अंदर हम स्टडी करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी द्रव्य, मतलब मैटर, जी भाई लिक्विड वाला द्रव्य नहीं है, ये इसकी जो फॉर्म होती है कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड और आपकी गैस वाली फॉर्म है, जो मैटर बोलते हैं, वह ऊर्जा से संगठित या निर्मित है। ये प्रकृति का ही भाग है। ओके, दोबारा देख लीजिए इसे। ये क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ब्रह्मांड में जो कुछ भी द्रव्य वह ऊर्जा से संगठित या निर्मित है, प्रकृति का ही भाग है। ओके, और आगे बढ़िए थोड़ा सा। देखिए, ये क्या दिया आपके सामने, देखो ये दिया हुआ है। इस तरह विज्ञान का विषय क्षेत्र बहुत व्यापक है और कोई भी विषय वस्तु इससे परे नहीं है। ठीक है, ये आपको थोड़ा बेसिक से आइडिया दे रहे हैं हम। यह था जैसे काल, अंतरिक्ष, आकाशीय पिंड, स्पेस, आपके आकाशीय पिंड, नदी, समुद्र, पर्वत, हवा व संसार, समस्त जैविक। देखिए, एक वर्ड में ही इसे कंसेप्ट कर देते हैं कि संसार के समस्त जैविक एवं अजैविक, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग जो कंपोनेंट्स होते हैं, घटक,
आदि विज्ञान के अध्ययन की विषय वस्तुएं। मतलब हम जो अध्ययन करते हैं वो इस चीज़ का अध्ययन करते हैं। ओके, इस चीज़ का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो अब देखिए आगे चलिए नेक्स्ट। अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं प्रकृति क्या है। देखिए नेचर क्या है, नेचर के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। प्रकृति नेचर कि ब्रह्मांड में जो भी कुछ स्वनिर्मित और जैविक लिविंग या नॉन लिविंग पदार्थ विद्यमान है प्रकृति का ही भाग है, ऊपर ही बता चुके हैं। अतः इन सभी को मिलाकर जो परिदृश्य बनता है, जो परिदृश्य प्राप्त होता है वह प्रकृति है। ठीक है, जो लिविंग और नॉन लिविंग मिलकर के जो एक परिदृश्य बनाते हैं जिसमें दिखाई देता है तो बहुत विज्ञान कहलाता है। ये एक सिंपल से वर्डों में सिंपल सी डेफिनेशन है साइंस की, और ये हमें आइडिया होगा इसके अंदर क्या क्या हमें क्या करना है, स्टडी करना है। आगे देखिए, ब्रह्मांड में जो कुछ भी अस्तित्व में है, अंतरिक्ष, तारे, ग्रह, सभी आकाशीय पिंड, जैविक अजैविक वस्तुएं सभी मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ब्रह्मांड क्या है भैया, अनंत है। ब्रह्मांड क्या है, अनंत है। ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं है। अब देखिए आगे थोड़ा सा नेक्स्ट कंसेप्ट है आपके सामने कि द्रव्य क्या है। अभी हम जो द्रव्य बताया था उसके बारे में बात कर लेते हैं। वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जिसका अनुभव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, द्रव्य या पदार्थ कहलाती है। जैसे लोहा, कोयला, लकड़ी, पत्थर, कागज, ऑक्सीजन, जल इत्यादि, ये सब क्या है, द्रव्य कहलाते हैं। तो हमने क्या था, द्रव्य की 3 स्टेट होती है ना, जैसे 3 स्टेट होती हैं अभी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, 3 स्टेट होती है किसकी, द्रव्य की। तो उसे क्या बोलते हैं, अब तो एक प्लाज्मा भी आ गया है, एक और 2 बन गए हैं, लेकिन मेनली जो स्टेट है वो 3 है। और वैसे फ़िलहाल करंट में कभी 5 स्टेट देता है, प्लाज्मा और भी है जी, लेकिन मेनली यही हम इसका अध्ययन करेंगे साइंस के अंदर। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट आपका, इसमें समझना देखो एनर्जी क्या है, ऊर्जा कोई द्रव्य न होकर शक्ति का रूप या स्रोत होती है। ये कोई क्या है, कोई द्रव्य नहीं है एनर्जी, जिसमें कार्य करने की क्षमता होती है। किसी कार्य की करने हेतु ऊर्जा आवश्यक होती है। इसमें न तो द्रव्यमान होता है और न ही स्थान घेरती है, परंतु इसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। जैसे ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत तथा ध्वनि आदि, ये सभी ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। तो ये कंसेप्ट आपको क्या करना है, समझना है, बैठाना है कि ऊर्जा भाई कोई द्रव्य नहीं है, कुछ एक शक्ति का रूप है, स्रोत होती है, और उसमें कार्य करने की क्या होती है, कैपेसिटी होती है। तो आपको यहाँ से कीवर्ड को पकड़ना है। तो कीवर्ड क्या पकड़ेंगे आप, तो सबसे पहले देखिए कीवर्ड पकड़ लीजिए। ये क्या है, एक कार्य करने की क्षमता है होती है इसके अंदर। इसमें न तो द्रव्यमान होता है और न ही ये स्थान घेरती है। ये द्रव्यमान नहीं तो स्थान कहाँ से घेरेगी। ओके, तो इस टाइप से ये हमारे कीवर्ड होते हैं पकड़ने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट आगे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें बात कर लेते हैं। देखिए आपके सामने ये दिया हुआ है, द्रव्य ऊर्जा संबंध, रिलेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। तो इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट आपको हम बता दें, समझने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान से आप समझिएगा कि आइंस्टीन के पहले यह माना जाता था कि द्रव्य व ऊर्जा क्या हैं, दोनों ही बिल्कुल स्वतंत्र राशियाँ हैं। देखिए स्वतंत्र राशियाँ हैं, ठीक है। इसमें ये नहीं राशियाँ हैं, ये क नहीं आएगा इसमें। ओके, क नहीं आएगा। जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है तथा द्रव्य अविनाशी होता है, अर्थात ये न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। केवल इसका रूप या अवस्था परिवर्तन ही संभव है। परंतु आइंस्टीन ने यह सिद्ध किया कि द्रव्य को ऊर्जा में व ऊर्जा को द्रव्य में परिवर्तित किया जा सकता है। अब ये कंसेप्ट को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं बड़े प्यारे प्यारे शब्दों में। देखो ये एनर्जी हो गई ई, और ये एम हो गया, मास हो गया, ये मास हो गया। अब पहले कंसेप्ट क्या था कि ये दोनों क्या अलग अलग है भाई, सेपरेट है, इनका कोई कनेक्शन नहीं है, ये बिल्कुल सेपरेट कहा गया। जब तक ये नियम नहीं आया था इनको सेपरेट कहा गया, पहली बात तो सही है, ये निकला। और दूसरी ये कहा कि इसको हम क्या कर सकते हैं, केवल जो एम को एनर्जी, तो एनर्जी बताई थी क्या है, एनर्जी ऊपर क्या होती है, एम को हम क्या कर सकते हैं, केवल जैसे यहाँ पे द्रव्य अविनाशी है होता है, ऐसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट
किया सकता है। ये विचारधारा थी, केवल इसका रूप या अवस्था परिवर्तन ही संभव है। लेकिन जब आइंस्टीन महाराज, यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है फॉर्मूला E=mc² लिखा हुआ है। ओके, आइंस्टीन जी फॉर्मूला E=mc²। हम आपको बता दें यहाँ पर अब E क्या है, यहाँ पर एनर्जी है, M क्या है, यहाँ पर द्रव्य का द्रव्यमान है, और C निर्वात में प्रकाश की चाल है। अब कंसेप्ट समझने वाली बात है, उन्होंने कोई रिलेशन नहीं बताया था। अब तक पहले एक विचारधारा क्या थी कि EM में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन अब आप इस फॉर्मूले से समझिए, ये रिलेशन बता तो रहा है भैया, रिलेशन E=mc², ये इसमें रिलेशन हो गया। उन्होंने कहा था रिलेशन नहीं है जी, रिलेशन हो गया। दूसरा उसने क्या केवल हम जो द्रव्य है M है, इसी का ये न तो नष्ट किया जा सकता है और नहीं क्या नहीं कर सकते हैं, इसे उत्पन्न किया जा सकता है, केवल अवस्था परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन आइंस्टीन ने बताया हमारे पास यदि एनर्जी है तो हम एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें, द्रव्यमान कर सकते हैं। यदि हमारे पास M है तो M को कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें, एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यदि हमारे पास कितना एनर्जी है, कितने द्रव्यमान कन्वर्ट होगा, वो उस क्वांटिटी को डिफाइन कर दिया। उन्होंने ये भी कह दिया कि यदि हमारे पास मास है, द्रव्यमान है, कितना द्रव्यमान है, वो कितनी एनर्जी में क्या होगा, कन्वर्ट होगा, ये तक उन्होंने डिफाइन कर दिया। ओके, आगे देख लेते हैं इसे। देखिए, इस नियम को समझ लेते हैं आगे। इस सूत्र से हम गणना कर सकते हैं कि एक निश्चित द्रव्यमान के विनाश से कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी। अब देखिए, जब कोई मास क्या होगा, विनाश होगा, मतलब जो M है वो E में कन्वर्ट होगा तो विनाश होगा। ओके, तो सिंपल सी बात है, कितनी ऊर्जा को कितने द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। नाभिकीय विखंडन, ये न्यूक्लियर नाभिकीय विखंडन किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, ये थोड़ा कंसेप्ट अलग है, यहाँ से ये चीज़ आपको समझना है, ये कंसेप्ट आपका अलग रहेगा कि नाभिकीय विखंडन क्या है। देखिए, नाभिकीय विखंडन से परमाणु बम का निर्माण होता है, ये थोड़ा अलग कंसेप्ट होगा, इसे आपको बिल्कुल अलग समझना है। ठीक है, इसे बिल्कुल अलग समझना है, इसे आप ये नहीं लेना कि ये क्या हुआ। देखिए, ये अलग कंसेप्ट है। नाभिकीय विखंडन क्या होता है, देखिए, नाभिकीय विखंडन से परमाणु बम का निर्माण होता है, और नाभिकीय संलयन से क्या होता है, से सूर्य, ठीक, इसे हटा देते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से ये दिया हुआ है, नाभिकीय संलयन से सूर्य में ऊष्मा व प्रकाश का उत्पादन, सही है, तथा ब्रह्मांड के उत्पत्ति का बिग बैंग सिद्धांत आइंस्टीन के उक्त सिद्धांत को पुष्ट करता है। तो यहाँ पर कंसेप्चुअल ये समझना है हमको। देखिए, कंसेप्चुअल समझने की बात करते हैं तो ये समझना है कि यहाँ पर कि पहले नंबर तो एक कंसेप्ट ये बनना है कि नाभिकीय विखंडन क्या होता है, परमाणु बम का निर्माण होता है, और नाभिकीय संलयन से क्या होता है, सूर्य में ऊष्मा होती है, वो किससे होती है, नाभिकीय संलयन से होती है। या प्रकाश, सूर्य में ऊष्मा या प्रकाश उत्पादन नाभिकीय संलयन से होता है। ये भी क्वेश्चन कभी पूछ लेता है कन्फ्यूज वाला। ठीक है, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, ये आपके एक बिग बैंग सिद्धांत होता है, बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं, उससे हुई है। ठीक है, और आइंस्टीन के उक्त सिद्धांत को पुष्ट करता है। तो ये आपका उससे था। अब यहाँ पे क्या आप जानते हैं, तो भाई यहाँ पर EMC² है। ओके, EMC²। क्या अब थोड़ी सी हम आइंस्टीन के बारे में आपको एक बेसिक नॉलेज दे देते हैं कि आइंस्टीन क्या था। तो समझिए आइंस्टीन क्या था भाई। अभी तक जिसने हमारे चैनल से जुड़ा है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप। ओके, देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, क्या आइंस्टीन के द्रव्य ऊर्जा परिवर्तन समीकरण E=mc² ने द्रव्य की अविनाशता सिद्धांत को गलत सिद्ध कर दिया। अब ये क्वेश्चन आया भाई, इसने जब पहले कुछ और विचारधारा थी, लेकिन जब ये आई तो और विचारधारा कुछ और हो चुकी थी। अब आपको ये समझना है कि क्या तो ऐसा हुआ था रियलिटी में। अब देखिए, नहीं, पहले ही आंसर दे दिया नहीं, बल्कि इससे यह सिद्धांत और व्यापक हो गया, क्योंकि यहाँ भी वास्तव में द्रव्य का विनाश नहीं होता, बल्कि द्रव्य से ऊर्जा के रूप में अवस्था परिवर्तन ही होता है, जिससे पुनः द्रव्य का निर्माण संभव हो सकता है। क्योंकि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय ऊर्जा से ही द्रव्य का निर्माण, देखो ब्रह्मांड उत्पत्ति समय ऊर्जा से द्रव्य का निर्माण हुआ, और इस समीकरण से ऊर्जा संरक्षण और द्रव्य की अविनाशिता का नियम और भी व्यापक हो गया। इसी ओके, अब थोड़ा सा कंसेप्ट समझिए। यहाँ पर क्या कह रहे हैं हम, ये कह रहा है कि E को हम कन्वर्ट करते हैं किस में, M में।
और एम को कन्वर्ट कर सकते हैं ई में। तो देखिए जब एनर्जी से, ठीक है ना, यहाँ कह रहा है यहाँ पर ऊर्जा से ही द्रव्य, मतलब ऊर्जा से ही द्रव्य का निर्माण हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो ऊर्जा से हुआ था, ठीक है। तो ये कन्वर्ट कर सकते हैं, एक तो रूपांतर कर सकते हैं, मतलब किसी का विनाश नहीं है यहाँ पर। अब एक थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट और समझ लीजिए, यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मुझे बहुत अच्छा लगा और ये चीज़ मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ आइंस्टीन के बारे में, कि आइंस्टीन की सबसे महान खोज है सापेक्षता का सिद्धांत। ओके, इसी थोड़ा सा कंसेप्ट को समझिएगा आप, कि सापेक्षता सिद्धांत सबसे महान खोज है और इसके बारे में फिर भी उन्हें इस पर नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था प्रकाश वैद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या पर। अब क्यों नहीं मिला, रीजन समझिए। कारण यह है कि उस समय लोग उनके सापेक्षता सिद्धांत को समझ ही नहीं पाए थे, सापेक्षता सिद्धांत को समझ नहीं पाए थे। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है कि आइंस्टीन कितने ब्रिलियंट थे कि सोचो आज जो सापेक्षता का सिद्धांत को समझ पाए थे, कितने बहुत सालों पहले ही उन्हें सापेक्षता सिद्धांत दे दिया और उसे लोग समझ ही नहीं पाए। कि सोच सकते हैं कि हमारे इस युग में कितने एडवांस बुद्धिजीवी थे। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। अब परीक्षा की दृष्टि से कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो वीडियो से जुड़े रहना भाई, इसमें आपको हर तरह का हमने वो किया है। आपके ऐसे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन हैं, आपकी लॉजिक थ्योरी है, सब कुछ हमने इसमें प्रोवाइड किया है। तो आपको वीडियो से जुड़े रहना है, बिल्कुल एंड तक देखना है आपको। देखिए सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है आपके सामने कि विज्ञान की प्रथम क्रांतिकारी खोज क्या है। अब आपको ये चीज़ दिमाग बैठाना, यार ये क्या क्वेश्चन हो सकता है, विज्ञान की प्रथम क्रांतिकारी खोज क्या है। तो हम आपको बता दें, इसका जो आंसर है आग का आविष्कार। ओके, एक चीज़ और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, पुरा मानव ने विकास को किस आविष्कार ने गति दी थी। पुरा मानव मतलब जो हिस्ट्री का ये है, पुरा मानव, पुरापाषाण काल बोलते हैं, कि विकास को किस आविष्कार ने गति दी थी। तो ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर है आपके सामने पहिए का आविष्कार, ठीक है। तो पहिए के आविष्कार ने क्या गति दी थी। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विश्व में प्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई और किन आविष्कारों का इसमें विशेष योगदान है। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको और आपके सामने आंसर है। देखिए बिल्कुल, ये इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, ये है इंग्लैंड में हुई थी और पावरलूम और भाप इंजन का आविष्कार हुआ था, ठीक है। ये पावरलूम और भाप इंजन का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, आधुनिक आइंस्टीन के नाम से किसे जाना जाता है। आधुनिक आइंस्टीन के नाम से किसे जाना जाता है, इसका जो आंसर पाएंगे आप, स्टीफन विलियम हॉकिंस को जाना जाता है। स्टीफन विलियम हॉकिंस को जाना जाता है। और नेक्स्ट देखिए, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है। तो भाई इसका आंसर है डार्क मैटर। फिर क्या है, डार्क मैटर पाया जाता है सबसे ज़्यादा। और नेक्स्ट देखिए आगे, प्रकृति में सबसे मजबूत बल कौन सा है, कौन सा होता है, ये आपको बताना है। और इसका आंसर है आपके सामने नाभिकीय बल, ये सबसे मजबूत है, नाभिकीय बल, ठीक है। ये हो गया। आगे देखिए, आगे सभी डिस्कस करने वाले हैं इस पॉइंटों में। विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखा हैं जो कि हर एग्जाम में पूछी जाती हैं, उनको डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम, कुछ इम्पोर्टेंट शाखाएँ। तो देखिए नेक्स्ट आप समझ लेते हैं, इम्पोर्टेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस। क्या साइंस है सर, देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं यांत्रिकी क्या है। देखिए यांत्रिकी क्या है, यांत्रिकी विभिन्न प्रकार के बलों के प्रभावों का अध्ययन। भाई यांत्रिकी का मतलब समझिए, कार्य से समझिए वर्क, मतलब कार्य से संबंध रखिए। ये क्या है, वर्क है एक तरीका। जैसे मोटर से क्या करते हैं, मोटर से पानी खींचते हैं तो पानी कार्य कर रहा है। तो अब ये यहाँ पर सोचना है, जैसे कूलर चल रहा है, ये भी क्या है, यांत्रिकी है। ये फैन है आपका, ठीक है, कूलर है आपका, ये सब क्या है, यांत्रिकी। तो विभिन्न प्रकार के बलों के प्रभाव से ही तो फैन चल रहा है, कूलर चल रहा है, मोटर चल रही है, उनके प्रभाव कार्य कर रहे हैं, तो वो यांत्रिकी है इसके अंदर। ओके, अब नेक्स्ट देखिए कि ऊष्मा या ऊष्मागतिकी, हीट या इसे थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं, इसके अंदर क्या पढ़ लेते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ऊष्मा की प्रकृति, उसके संचरण
तथा उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन हम स्टडी करते हैं। इसके आपको वैसे चाहें तो आप इसे नोट्स बना सकते हैं साथ में, लेकिन इसकी हम जो PDF है वो हम टेलीग्राम पर मिल जाएगी आपको, और उसकी लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ओके, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, इस PDF मिल जाएगा आपको, तो केवल आपको समझना है यहाँ पर। ओके, देखिए प्रकाश क्या है, प्रकाश या लाइट या ऑप्टिक्स के अंदर क्या पढ़ते हैं हम, प्रकाश के उत्पादन में प्रकाश का जो उत्पादन हुआ कैसे हो रहा है, प्रकृति में संचरण कैसे हो रहा है, और उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन पढ़ते हैं किसके अंदर, प्रकाश के अंदर, और प्रकाश की या ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए आपके सामने ध्वनि तरंग, मालूम चल रहा है साउंड वेव्स, तो ध्वनि तरंगों के उत्पादन, संचरण, प्रकृति व उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन। हम इसमें ध्वनि तरंगों से संबंधित, आप सिंपल सा बात याद रखना है, जब ध्वनि तरंग साउंड वेव्स आ रहा है तो हम ध्वनि से साउंड से रिलेटेड ही क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे उत्पादन कैसे हो रहा है, संचरण कैसे हो रहा है, प्रभाव क्या है, ये तो नॉर्मल से क्वेश्चन है। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन बन जाते हैं। अब आप देखिए इसमें वैद्युतिकी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, वैद्युत आवेश पढ़ते हैं कि ना उत्पादन है यहाँ पर। ओके जी, क्या है थोड़ा सा इसे कर लीजिए, यहाँ पर आएगा आपका, चलो इसे सही कर देते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, तो ये यहाँ से ये आपका यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये उत्पादन हो जाएगा आपका उत्पादन। ओके, चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ क्या कह रहा है कि विद्युत आवेश के उत्पादन की बात कर रहा है, और प्रकृति संचरण और उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, किसका, विद्युत आवेश का। अब देखिए चुंबकत्व मैग्नेटाइज में है, तो इसमें क्या होगा भाई, मैग्नेटाइज की बात कर रहा है तो मैग्नेट के गुणों की बात करेंगे, हैं मैग्नेट और चुंबक के उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन करेंगे। मतलब ये चीज़ हर चीज़ में जुड़ेगी, आपको समझना है। मतलब मैग्नेटाइज में मैग्नेट का अध्ययन करेंगे, स्टडी ऑफ मैग्नेटाइज में मैग्नेटिक। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपके सामने दिया हुआ है कि विद्युत चुंबकत्व इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज में क्या होता है भाई, इसमें विद्युत चुंबकीय विकिरण का अध्ययन किया जाता है, वही संबंधित है आपको। और ये मेट्रोलॉजी माप विज्ञान क्या है, तौल एवं माप विधियों का अध्ययन करते हैं इसमें मेट्रोलॉजी के अंदर। ओके, मेट्रोलॉजी भाई कभी कभी इंग्लिश का वर्ड भी जानना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या करता है वो इसी को ये इंग्लिश में देता है और ये मेट्रोलॉजी तो नाम लिख देगा, मेट्रोलॉजी ऐसे लिख देगा। तो अब आप कन्फ्यूज जाएंगे कि सर इसका मेट्रोलॉजी क्या है, माप विज्ञान आ जाएगा तो हम हिंदी मीडियम वाले बता देंगे, लेकिन भाई यदि ऐसे आ गया मेट्रोलॉजी तो नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है मेट्रोलॉजी तौल एवं माप से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट देखिए कि परमाणु भौतिकी एटॉमिक फिजिक्स क्या है, परमाणु की संरचना, सही है, संरचना के बारे में पढ़ते हैं, परमाणु को गुणों का अध्ययन किया जाता है इसके अंदर, परमाणु संरचना के बारे में पढ़ते हैं और परमाणु गुणों का अध्ययन किया जाता है इसके अंदर, ये चीज़ होती है भाई। अब आता है खगोलिकी एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस क्या है भाई। एस्ट्रोनॉमी कनेक्शन किसी ब्रह्मांड से, ब्रह्मांड में स्थित मंदाकिनी जो गैलेक्सीज होती हैं हमारे, स्टार्स, प्लैनेट्स हुआ, सैटेलाइट होते हैं, अन्य जो आकाशीय पिंडों में उत्पत्ति होती है, विकास स्थिति का अध्ययन होता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये छोटे मोटे एग्जाम है, हर एग्जाम पूछा जाता रहता है, ये रिपीट होते रहते हैं। इसीलिए हम आपको बताया कि एस्ट्रोनॉमी का जो अध्ययन है वो ब्रह्मांड से या मंदाकिनी जितने भी हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो आगे बढ़िए, अब देखिए अब आता है न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है। इसकी न्यूक्लियर का मतलब आप बिल्कुल समझते हैं कि परमाणु के नाभिक की संरचना व नाभिक में उपस्थित कणों जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इत्यादि के व्यवहार, प्रकृति, नाभ के विखंडन और नाभ की संलयन इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है विकिरण विज्ञान, इसी बोलते हैं रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी विभिन्न विकिरण और रेडियो एक्टिव पदार्थों व मानव शरीर पर इनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के विकिरण होते हैं ना, उसके बारे में रेडियो एक्टिव पदार्थों से। तो अब देखिए इसमें आगे नेक्स्ट आता है आपका धातु रचना क्या होती है, इसे मेटलोग्राफी बोलते हैं, मेटलोग्राफी। तो इसमें आपने पढ़ा, आप अध्ययन करेंगे धातुओं की संरचना, ठीक है, वो गुणों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये चीज़ कॉमन सी हर चीज़, संरचना, गुण,
प्रभाव, ये सब चीज़ कॉमन सा आ रहा है। तो केवल धातु में धातु दिमाग को रखना है। धातु कर्म क्या होता है ये भाई, इसमें देखिए धातुओं के अयस्क कौन से अयस्क क्या होते हैं, जो हमें खान खोद करके मिलते हैं, पृथ्वी के अंदर से जो मिलते हैं अयस्क कहते हैं। इसे धातुओं के निष्कर्षण की विधियाँ, जैसे हमने खान खोद के मिला, उसमें एक चीज़ तो है नहीं, जैसे लोहा निकाला हमने, तो लोहा तो नहीं, इसमें लोहा भी होगा, तांबा भी होता है, और उसमें और भी प्लेटिन में ऐसे काफ़ी चीज़ें होती हैं, मिक्स होती हैं। तो उसमें क्या करते हैं, निष्कर्षण विधि से अलग अलग करते हैं, तो वो धातु कर्म कहलाता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है आपके सामने सब, ये कीमोमेट्रिक्स क्या है। अब ये क्या है, रसायन विज्ञान की समस्याओं का गणितीय समाधान का अध्ययन। ओके, गणितीय समाधान का अध्ययन। और देखिए यहाँ पर एपिग्राफी क्या है, एपिग्राफी भाई इसमें शिलालेख का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, शिलालेख का अध्ययन किया जाता है। और अंतरिक्ष यान की मतलब अंतरिक्ष एस्ट्रोनॉटिक्स क्या होता है कि अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित विषयों का अध्ययन। सही है, अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित जो आत्म यात्रा में जो प्रॉब्लम आती हैं, जो कंडीशंस होती हैं, वो सब डिस्कस किया जाता है इसके अंदर। आगे बढ़िए, देखिए अगर अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि भौतिक रसायन क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री, इसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों व सिद्धांतों का अध्ययन, अर्थात द्रव्य और ऊर्जा के पारस्परिक संबंधों के कारण उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, अकार्बनिक रसायन, इसके अंतर्गत विभिन्न तत्वों व इससे निर्मित होने वाले यौगिक, मुख्यतः कार्बन रहित के गुणधर्म, संरचना, निर्माण, निष्कर्षण, संगठन व उपयोग आदि का अध्ययन किया जाता है। यह मुख्यतः अजैव पदार्थों से संबंधित विज्ञान है। नेक्स्ट देखिए, कार्बनिक क्या है, कार्बनिक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, इसके अंदर कार्बन के देखिए, ऑर्गेनिक में कार्बन कीयों के निर्माण, संगठन, संरचना, गुणधर्म, उपयोग इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। इसमें मुख्यतः क्या जैविक पदार्थों और अजैविक अभिक्रियाओं से संबंधित विज्ञान है। ओके, तो अब देखिए आगे है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है, इसके अंदर मानव की उपयोगी वस्तुओं के बड़े पैमाने पर निर्माण की विधियों तकनीकें इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। तो इंडस्ट्रियल चीज़ की क्या चीज़ बनाई जाती है, ये चीज़ दिमाग रखना है। अब देखिए नेक्स्ट आपके सामने दिया हुआ है विश्लेषिक रसायन, एनालिटिकल। देखिए इसके इंग्लिश वर्ड से मालूम चल रहा है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसके अंदर क्या करते हैं, पदार्थों की पहचान करते हैं, आयतन व मात्रा ज्ञात करने की विधियों का अध्ययन किया जाता है इसके अंदर, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। अब आता है मेडिसिन केमिस्ट्री। तो मेडिसिन मतलब का दवा, इसमें दवा से संबंधित बात करेंगे। ठीक है, दवा क्या है, औषधियाँ, उनके संगठन व बनाने की विधियों इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट है आपके सामने सब रेडियो रसायन, रेडियो केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत रेडियोधर्मी पदार्थों से होने वाली रेडियोधर्मी विकिरणों व उसके उपयोगों इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वैद्युत रसायन। इसके अंतर्गत वैद्युत अपघटन व वैद्युत अपघटन के नियमों, प्रक्रियाओं, उपयोगों इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। इसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, वैद्युत अपघटन और वैद्युत अपघटन, बस ये चीज़ याद रखना है आपको। जियो केमिस्ट्री, भूरसायन के अंदर पृथ्वी में जो प्राप्त विभिन्न उपयोगी खनिज पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, खोजने और प्राप्त करने की विधियों का। ठीक है, खोजने यहाँ पे विधियों का अध्ययन किया जाता है इसके अंदर, भूरसायन के अंदर। प्रकाश रसायन क्या है, फोटोकेमिस्ट्री। इसके अंदर सूर्य के प्रकाश में देखिए, सूर्य के प्रकाश में होने वाली जैविक अजैविक अभिक्रियाओं में जैसे यथा प्रकाश संश्लेषण व उनके उपयोगों इत्यादि का अध्ययन किया जाता है प्रकाश फोटोकेमिस्ट्री के अंतर्गत। ओके, अब देखिए नेक्स्ट आपका होलोग्राफी क्या है। इसमें लेजर किरणों द्वारा, क्या भैया, लेजर किरणों द्वारा किसी वस्तु का त्रिविमीय, थ्री डायमेंशन बोलते हैं, उस चित्र प्राप्त करने की विधि का अध्ययन है होलोग्राफी। मतलब आप दिमाग में रख के होलोग्राफी थ्री डायमेंशनल कनेक्टेड, ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। ओके, ये चीज़ देखिए। आगे देखिए हाइड्रोडायनामिक्स क्या होती है, द्रव गति की हाइड्रोडायनामिक्स। गतिशील द्रव पर कार्य करने वाले बल, गतिशील द्रव पर, स्टैटिक में नहीं, गतिशील, गति कर रहा हो, मूवमेंट कर रहा हो, उस पर कार्य करने बल, दाब एवं उस ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। जब हमारा लिक्विड फ्लो हो रहा है उस पर जो बल, जो फोर्सेस जो एक्टिव होते हैं, उसके स्टडी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोडायनामिक्स बोलते हैं। अब जल ध्वनि विज्ञान, हाइड्रोफोनिक्स क्या है,
ध्वनि तरंगों द्वारा जल के नीचे की स्थिति का अध्ययन। ध्वनि तरंगों द्वारा जल के नीचे की स्थिति का, किसके द्वारा? ध्वनि तरंगों द्वारा जल के नीचे की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए आपके द्रव स्थिति की, हाइड्रोस्टैटिक्स स्थिर द्रव, हाइड्रोडायनामिक्स गतिशील द्रव। यहाँ पर स्थिर द्रव में बल वहाँ पर मूव कर रहा था, यहाँ पर द्रव ठहरा हुआ है, तो दाब उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है द्रव स्थिति के अंदर, हाइड्रोस्टैटिक्स के अंदर। अब देखिए नया वर्ड आया, काइनेस्थेटिक्स। काइनेस्थेटिक्स में शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज का अध्ययन किया जाता है। जैसे आप कहते हैं ना कि यार ये बॉडी लैंग्वेज से मालूम चल जाता है कि ये आपके पास होगा या नहीं होगा, ये सब चीज़ें इसके बारे में जानकारी मिलती है। आगे देखिए पर्वत विज्ञान, ओरोलॉजी, पर्वतों की उत्पत्ति। पर्वतों में तो पर्वत के बारे में मालूम चलेगा ना, चलेगा। तो पर्वतों की उत्पत्ति, संरचना, विकास के इस से पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, ये चीज़ें हम पढ़ते हैं इसके अंतर्गत। और नेक्स्ट देखिए आपके सामने भूकंप विज्ञान, सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी पृथ्वी कंपन, विस्तार, पूर्वानुमान आदि का अध्ययन किया जाता है भूकंप विज्ञान के अंदर। भूकंप की क्या नेचर, कितना इफेक्ट होता है, कितनी क्या, ये सब कुछ इसके बारे में मिलेगा आपको। चंद्र विज्ञान क्या है देखिए, चंद्रमा की संरचना, गति व स्थिति का अध्ययन किया जाता है। ये तो नाम से ही मालूम चल रहा है आपको, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और रह गया, फिर आगे भूभौतिकी। भूभौतिकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी क्या है? आंतरिक संरचना है पृथ्वी की। तो देखिए कैसे करेंगे इसमें, इसे हटा देते हैं। संरचना पृथ्वी के अंदर होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, किस अंदर? जियोफिजिक्स के अंदर। ओके, अब देखिए साइबरनेटिक्स क्या है? विभिन्न तंत्रों में हो रही प्रक्रियाओं का नियंत्रण। भैया साइबर कैफे बोलते हैं ना, साइबर कैफे मतलब विभिन्न तंत्रों में हो रही प्रक्रियाओं का नियंत्रण और क्रियाविधि का अध्ययन, मतलब साइबर से जुड़ा हुआ चीज़ें जो नेटवर्किंग मोबाइल का यूज करते हैं उसके बारे में बात कर रहा है ये। ओके, नेक्स्ट देखिए ट्राइबोलॉजी क्या है? सापेक्ष गतिशील सतहों के मध्य लगने वाले बल का अध्ययन कहलाता है ट्राइबोलॉजी। सापेक्ष गतिशील सतहों के मध्य, मतलब दो गति चलने, दो वस्तुएं, ये भी गतिशील है, ये भी गतिशील है, दूसरे ऊपर, इनके बीच में जो फोर्स एक्टिव होता है उसकी बात कर रहा है। होरोलॉजी क्या होता है? इसके अंदर समय का मापन किया जाता है होरोलॉजी के अंदर। होरोलॉजी और ठीक है, होरोलॉजी और होलोग्राफी अंतर दोनों ध्यान रखना। ये इसके समय का मापन किया जाता है। सूक्ष्म यांत्रिकी, इसके अंदर अति सूक्ष्म कणों की गति का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अति सूक्ष्म कणों की गति का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। देखिए निम्न तापकीय, इसके अंतर्गत निम्न ताप उत्पन्न करने की विधियों तथा निम्न ताप विधियों का, निम्न ताप पर पदार्थों के गुणों का अध्ययन किया जाता है। इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्रा, रक्तहीन सर्जरी व अति चालकता में आदि में किया जाता है। ये थोड़ा आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा तो थोड़ा सा ये दिमाग में बैठेंगे आपके। मणि विज्ञान या क्रिस्टल की, यह एक प्रायोगिक विज्ञान है जिसमें क्रिस्टलों में परमाणु की संरचना अथवा विन्यास का अध्ययन किया जाता है। इसमें एक्स किरणों के विवर्तन द्वारा क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए आपके सामने सब ये दिया हुआ है स्पेक्ट्रम विज्ञान। इसके अंतर्गत क्या है सर? विभिन्न पदार्थों के वर्णक्रम प्राप्त करते हैं। वर्णक्रम उनके आधार पर उनकी आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है स्पेक्ट्रम के आधार पर। विकृति विज्ञान, विकृति का मतलब क्या है? आकृति को बदल देना। इसके अंतर्गत पदार्थ विरूपण तथा उसके प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, विकृति मतलब यही होता है। नेक्स्ट लास्ट है आपका ये धातु रचना विज्ञान। धातु रचना विज्ञान क्या है? इसके अंदर धातुओं की संरचना और गुणों का अध्ययन किया जाता है। ओके, अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं भाई आपके काम के आने लायक, इसी आप थोड़ा समझ लीजिए कि भाप इंजन ऊष्मा गतिकी के सिद्धांत पर कार्य करता है। भाप इंजन के सिद्धांत ऊष्मा गतिकी सिद्धांत पर कार्य करता है। और दूसरी बात मैं आपको बता दें, नेक्स्ट परमाणु भट्टी है ना, परमाणु भट्टी नाव के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करती है। परमाणु भट्टी नाव के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करती है। और दूसरा देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है रेडियो व दूरदर्शन विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। रेडियो दूरदर्शन विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण सिद्धांत में कार्य करते हैं। ये दिमाग में, रेडियो दूरदर्शन विद्युत ट्रांसमिशन होता है ना, विद्युत चुंबकीय तरंगों के ट्रांसमिशन पर कार्य करते हैं। कंप्यूटर और आंकिक तर्क डिजिटल लॉजिक होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पर काम करते हैं। इस सिद्धांत में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट थोड़ा सा आपको कंसेप्ट को दिमाग में बैठाना है।
और हमारा विद्युत जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्योंकि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर यहाँ पर कुछ चीज़ समझ नहीं आती कोई बात नहीं, जब ये हम सिलेबस टॉपिक वाइज लेंगे तो ये वहाँ पर कंसेप्ट हमारे बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझिए कि वायुयान बर्नौली की द्रवगति की सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, सिद्धांत कार्य करता है। और इसे हम थोड़ा सा आगे कर देते हैं। ये वाला जो टॉपिक है आपका, देखिए अब देखिए यहाँ पर जो दिया रॉकेट का जो प्रक्षेपण है न्यूटन गति के सिद्धांत क्रिया प्रतिक्रिया के अनुसार होता है। रॉकेट का प्रक्षेपण जिसे आप समझना। ठीक है, तो वायुयान इसी में आएगा। जो वायुयान तो बर्नौली की द्रवगति की सिद्धांत करेगा, वायुयान सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, और ये रॉकेट का प्रक्षेपण क्या है, न्यूटन गति सिद्धांत क्रिया प्रतिक्रिया मतलब न्यूटन और थर्ड नियम पर काम करता है। ये ओके, कैसे करता है हम आगे बताएंगे, इसे जरूर डिस्कस करेंगे। जल विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिक का उत्पादन गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा व ऊर्जा संचरण सिद्धांत के आधार पर विद्युत ऊर्जा परिवर्तन सिद्धांत पर होता है। जल विद्युत का उत्पादन गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा इस पर होता है। देखिए आगे देखिए, नेक्स्ट है आपके सामने कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी। ओके, इस पर इसमें नोबेल पुरस्कार मिला था। ये आपको थोड़ा सा दिमाग रखना है, ये क्वेश्चन फैक्ट क्वेश्चन है। और कुछ परिचय दृष्टि से देखिए क्या कह रहा है, ऐसे क्वेश्चन है फैक्ट, तो ये समझ लीजिए कि विज्ञान में अचानक हो जाने वाली खोजों को क्या कहते हैं। तो इसका जो आंसर है आपका सेरेनिटी, ऐसे लिखाएगा ये यहाँ पर सेरेनिटी ऐसी इस टाइप से है ये सेरेनिटी। ओके, सेरेनिटी कहते हैं। ओके, सेरेनिटी बोलते हैं ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। तो विज्ञान में अचानक हो जाने वाली खोज को कहते हैं यहाँ पर। तो ये इसी थोड़ा सा इस टाइप से लिखिएगा आप। यहाँ पर ये इस टाइप से, यहाँ पर सीरेनडिपिटी। ओके, ये सीरेनडिपिटी बोलते हैं, सीरेनडिपिटी बोलते हैं इसे। ओके, नेक्स्ट देखिए आगे। ऐसी वैज्ञानिक विधि के प्रतिपादक कौन थे, ये आपको बताना है। तो ये चीज़ कंसेप्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। गैलीलियो और फ्रांसिस बेकन। ओके, गैलीलियो और फ्रांसिस बेकन। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था। तो ये आपके रोमन ने मापा था। किसने मापा था, रोमन ने मापा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, प्रकाश के वेग से गतिमान किसी आकाशीय पिंड की लंबाई और द्रव्यमान को क्या होगा। तो इसका देखिए लंबाई क्या होगी, शून्य होगी, द्रव्यमान अनंत, सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार होगा। तो ये हमको बताया सर्वप्रथम किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है, वो अपनी दूरी पर घूमती है, जिसे दिन और रात होते हैं। ये आर्यभट्ट ने कहा था। किसने कहा था भैया, आर्यभट्ट ने कहा था सर्वप्रथम। नियंत्रण का विज्ञान किसे कहते हैं। नेक्स्ट आप क्वेश्चन है आपके सामने, नियंत्रण का विज्ञान किसे कहते हैं। तो साइबरनेटिक्स, ये आपको हम अभी बता चुके हैं। उसमें साइबरनेटिक्स ना साइबर से संबंधित होता है। कैसे, साइबर से संबंधित। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण तथा स्नेकों का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है। घर्षण तथा स्नेकों, फ्रैक्शन और लुब्रिकेशन का अध्ययन किस में किया जाता है, आपका ट्राइबोलॉजी ये आपका उसमें बता चुके हैं। ओके, थोड़ा सा उसी कि आपको मुझे लग रहा है कि आप पढ़ेंगे एक दो बार तो शुरुआत में ऐसा लगेगा बोरिंग से लगेगा, लेकिन बार बार पढ़ेंगे तो चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगी। समय का मापन किस में होता है, होरोलॉजी में। समय का मापन किस में, होरोलॉजी में होता है। ये आपको मैं वहाँ भी बताया था। आगे देखिए, साइबरनेटिक्स का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था। तो ये नॉर्बर्ट वीनर ने दिया था। ये नॉर्बर्ट वीनर ने पूछा गया क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए, अति सूक्ष्मकरण गति तथा उनके अंतर संबंधों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स में किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्वांटम मैकेनिक्स में। और ये नेक्स्ट है क्वेश्चन, शिलालेखों कि अध्ययन विज्ञान की शाखा में करते हैं, एपिग्राफी करते हैं। ठीक है, एपिग्राफी करते हैं। ये चीज़ भी आपके सामने आ चुकी है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इसमें काफ़ी हमने हद तक ऐसी कंसेप्चुअल, ये फैक्ट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक प्रोवाइड नहीं होता, लेकिन जो चीज़ होगी उसमें हम फिर भी हमने कोशिश की आपको समझाने की। तो आपको वीडियो सही लगा तो उसे लाइक करें, शेयर ज़रूर कीजिए। और सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहेंगे, सबसे पहले थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग अभी थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग। और प्लीज़ आपसे मैं
पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की थी, लास्ट में भी करेंगे आपसे, सब्सक्राइब इन माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। जो हमारे चैनल जुड़े हुए हैं उसके जितने भी ग्रुप हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं, टेलीग्राम है, तो वीडियो ज़रूर शेयर करें। ये आपका वीडियो शेयर करें। और सबसे पहले मैं आपको इसमें एक चीज़ बोलना चाहेंगे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं आप उस एग्ज़ाम में 150% नहीं 200% कि आप बिल्कुल सक्सेस हो, 100% सक्सेस हो, आपको बहुत खुशी मिले, अच्छी जॉब मिले। आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं, भगवान से हमारी प्रार्थना रहेगी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपको हमसे प्रैक्टिस सेट भी लेके आ रहे हैं और थ्योरेटिकल भी क्लास स्टार्ट कर दी है सबसे पहले। और भाई लास्ट में यही कहेंगे कि वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।